जय हिंद दोस्तों। CDS 1 2026 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 60 70 75 ऑड डेज जो भी बचे हुए हैं हमारे एग्जाम के लिए, ताकि इस अटेम्प्ट को आप अपना फाइनल अटेम्प्ट बना सको। ठीक है, तो समझते हैं। CDS के एग्जाम में 3 पेपर होता है, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। मैं सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया और जो मुझे लगता है कि जो मैंने नहीं किया, जो मेरी गलती थी, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप उन गलतियों को दोहराओ ना और आपको जल्दी रिजल्ट मिले। ठीक है, तो CDS के पेपर में आपको इंग्लिश, GS और मैथ्स पूछते हैं। ठीक है, अगर आप IMA और AFA के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैथ्स का पेपर। ठीक है, आप मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा हाईली स्कोर कर सकते हो, या आप काफ़ी ठीक ठाक 50 से 60 मार्क्स बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका बर्डन इन दोनों पेपर से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 60 ले आते हो और इंग्लिश में आप 60 ले लेते हो और GS में 30 ले लेते हो, आप 150 के करीब बना लेते हो और 150 इज गुड इनफ टू क्लियर IMA और AFA। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50 भी लेते हो, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, तो भी आप 140 पे IMA बहुत आराम से क्लियर कर लोगे और किस्मत अच्छी हो तो AFA भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों एग्जाम दे रहे हो तब तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मैथ्स के फॉर्म में। तो मैथ्स को आप अच्छे से करोगे तो आप इसका इंग्लिश का और GS का बर्डन थोड़ा सा मैथ्स से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इंग्लिश और GS के बारे में। मैथ्स में अगर मेरे को बोलना हो तो आप सिर्फ, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप सिर्फ PYQs पे फोकस करिए। ठीक है, आप सिर्फ PYQs आप करके जाओगे, अगले 2 महीने अगर आप सिर्फ PYQs करते हो तो भी आप बहुत आराम से 50 से 60 नंबर स्कोर कर लोगे, बहुत आराम से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ PYQs, और आपको कुछ भी इधर उधर कोई भी मॉक टेस्ट ये वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप PYQ सॉल्व करो, आप बहुत आराम से 50 से 60 मार्क्स ले लोगे। ठीक है, इस सेशन में मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश और GS के बारे में। ठीक है, अगर आप OTA का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास ये एक एडवांटेज नहीं है मैथ्स पेपर का, तो आपको इंग्लिश और GS में ही जो भी करना है सो करना है। ठीक है, अब OTA में इंग्लिश है और GS है। ठीक है, अगर आप बाकी तीनों भी दे रहे हो तो आपको इंग्लिश और GS तो देना ही देना है। तो इन दोनों पेपर का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, आप यू कैन बी वेरी हाईली प्रिपेयर्ड एंड स्टिल एंड अप गेटिंग 35। ठीक है, 35, 40, 45 मैक्स 50। ठीक है, इसके बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक इंग्लिश बचता है ऐसा, क्योंकि अगर आप इसके बियॉन्ड जाने वाले एस्पिरेंट होते तो आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे होते। ठीक है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती वीडियो देखने की। तो जनरली इस वीडियो को वो देख रहे होंगे जो अभी स्टक होंगे, या जो मतलब इनिशियल स्टेजेस में होंगे, या फिर जिनका नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो GS है 30 35 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ना, अगर आप 70 प्लस या फिर 65 प्लस नहीं लेते हो तो आप बेसिकली कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, और एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। इंग्लिश में 120 सवाल है और GS में 120 सवाल है, टोटल हुए 240 सवाल। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए सपोज कर लो 150 सवाल आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, सही करने हैं। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 150 सवाल सही करना है। अब एग्जामिनर यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि आप ये 150 में से आप इंग्लिश के कितने सही कर रहे हो और GK के कितने सही कर रहे हो। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हुए कैसे ये 150 सही कर सकता हूँ। अगर तो मेरा GK बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ पे सपोज कर लो, मैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन सही कर दिया 120 में, तो मेरे को यहाँ पे भी सिर्फ 80 सही करने, विच इज़ वेरी मच अचीवेबल। 120 में से 80 करना इंग्लिश में बहुत आसान है। ठीक है, अगर तो मैं GS में से 50 कर पा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 100 करने पड़ेंगे। अगर तो मैं यहाँ पे 55 कर पा रहा हूँ तो मेरा 95 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मार्क्स या एक 150 सवाल कहाँ से सही कर रहे हो, क्या आप इंग्लिश में खींच रहे हो नंबर या GS में खींच रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इंग्लिश में 80 ले लो और GK में 30 ले लो तो भी आपका, सॉरी हाँ, 80 ले लो और 30 ले लो तो भी आपका 110 नंबर बनता है, जो कि आपको AIR रैंकिंग में भी बहुत ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि GK बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इंग्लिश जो है इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश का जो पैटर्न है बहुत ही मैं बोल सकते हैं कि बहुत ही सिमिलर सा आता है हर साल। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इंग्लिश के पैटर्न को प्लस मैथ्स के पैटर्न को। ठीक है, तो CDS में आप इंग्लिश और मैथ्स को बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट GS के पेपर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे चीज़ों को टारगेट करें जो कि काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और जिसकी तैयारी मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ और बहुत हाईली स्कोरिंग है। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश को कैसे करना है, और फिर डिस्कस करेंगे मैथ्स GK के बारे में। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामर के रूल्स। ठीक है, ग्रामर के रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं, गेम से आप बाहर हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जब मैं अटेम्प्ट करता था तो मेरे को याद है 120 में मैं 115 के ऊपर ही करता था अटेम्प्ट हर बार। ठीक है, और जो मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था वो था 79 मार्क्स, और इस बार मैंने पूरे 120 सवाल सॉल्व किए थे और
100 के ऊपर सही हो गए थे उसमें। ठीक है, तो मतलब मेरा ये मानना था कि अगर मैंने कभी भी 90 सवाल से नीचे सही किया है, मतलब 85 के करीब, तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। बट फॉर्चुनेटली कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरा हमेशा 90 के ऊपर ही सही रहा है इंग्लिश में जनरली। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे को ऐसा लगता है कि आप 90 आउट ऑफ 120 अगर आप नहीं सही कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि फिर आपको जीके आपका काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा इससे कम में, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, और ये मैं ओटीए की बात कर रहा हूँ। अगर आप आईएमए और एएफए दे रहे हो तो आप इसको 85 या 80 भी कर सकते हो, बट फिर आपको जो यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कम सही कर रहे हो वो आपको मैथ्स में खींचना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इंग्लिश में यार आपको चूंकि 90 के ऊपर सही करना है 120 में, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोस। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, इवन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट खराब है तो आपका पूरा, जैसे पार्ट्स ऑफ द स्पीच आया तो 10 सवाल आएगा, तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच नहीं आता तो आपके 10 के 10 गलत हो जाएंगे, तो आपके 10 के 10 गलत हुए और आपका एग्जाम गया आपके हाथ से। ठीक है, तो ये होने नहीं देना है। यू हैव टू बी ऑन योर टोस, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, और सारे चीज़ों को करके जाना है। भले आपको कितने भी अच्छे से आता हो, उसको 100 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर के रूल्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये आप कहाँ से कर सकते हो? या आप एसपी बख्शी के बुक से कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कोई कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए बट आपको ये कवर करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने भी इस पे एक कोर्स बनाया हुआ है, बट वो पेड है। अगर आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर के रूल्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे आपके 30 से 40 सवाल, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, स्पॉटिंग द एरर हो गए, ये सारे आपके निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस, वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो इसका ना बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने पिछले 10-15 साल के पेपर को एनालाइज किया, एंड आई अंडरस्टूड कि भाई रिपीट हो रहा है सवाल। ठीक है, सवाल रिपीट हो रहा है, 20 में से आपको 15-16 सवाल रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, जो कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, या तो एसएससी के एग्जाम से रिपीट हो रहे हैं या सीडीएस का ही पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, एसएससी के पीवाईक्यूज, वो कैब बेस्ड पीवाईक्यूज, और सीडीएस के वो कैब बेस्ड पीवाईक्यूज आपको एक्सट्रैक्ट करने। ठीक है, और रट जाना है। लगभग लगभग अगर आप 20 साल के करते हो तो 800 वर्ड्स हो जाएंगे, जिसमें से 400 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे ऑलरेडी, और बचे हुए 400 और 60 दिन है अपने पास। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 वर्ड अगर आप डेली करो तो आपका ये सेक्शन भी बहुत आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप खुद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मैंने एक वो कैब का कंपाइलेशन बना दिया जहाँ पे एसएससी और सीडीएस का 20-25 साल का सारा पीवाईक्यू, वो कैब बेस्ड पीवाईक्यू डाल दिया है। ठीक है, तो आप उसको, अगर आपको लेना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसमें सारे सीडीएस के पीवाईक्यूज और प्लस जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं एसपी बख्शी के बुक में दिए हुए हैं, वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और आपको 10 इडियम्स डेली पढ़ना है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। अगर आप इतना कर लेते हो, आपका ये शॉर्ट है ये सेक्शन। ठीक है, तो सोचो कि आप इसमें, अगर आपने इतना कर लिया, आप बहुत आराम से 7 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगर आपके ग्रामर के रूल्स क्लियर है तो आप बहुत आराम से 35 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और वो कैब बेस में आप आराम से 15 आउट ऑफ 20 कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा, ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे ही आपका पार्ट्स ऑफ द स्पीच भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सवाल में से 8 और आप लगा लो, बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि पैसेज हो गए और वो S1 S2 वाले हो गए। ठीक है, तो इसका और कोई उपाय नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट एट दिस। ठीक है, तो जनरली आपको प्रैक्टिस ही करना है, इसको प्रैक्टिस करना है डेली। भाई मैं डेली यही कहूंगा कि डेली आप 30 मिनट्स निकाल के एक पैसेज या 2 पैसेज और कम से कम 5 S1 S2 वाले कर लोगे, आपका यहाँ पे 20 में 20 कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि ये ना भाई बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर इसमें गलती कर रहे हो तो फिर कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, और इसका एक ही तरीका है, इसको सोचोगे कि मैं सीधे एग्जाम हॉल में, बहुत सिंपल से होते हैं बट सीधे एग्जाम हॉल में जाके कर लूंगा, नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एटलीस्ट 2 महीने 1.5 महीने का प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे, इतना स्मूथ हो जाओगे इस चीज़ में कि बहुत आराम से आपका 20 में 20 निकल जाएगा इसमें। ठीक है, 20 नहीं भी तो भाई 17 भी निकलेगा, तो आप अपने कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी आगे चले जाओगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो, इंग्लिश में आपका 65 से 75 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहा है, गारंटी है कि इतना मार्क्स तो आएगा ही आएगा बहुत आराम से। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करना है इंग्लिश का, तो भाई मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो भाई मैंने 1-2 बार मॉक्स दिए, बट आई रियलाइज कि जो मॉक्स का स्टैंडर्ड होता है ना, वो कोचिंग वाले टफ बनाने के चक्कर में बहुत टफ बना देते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे मैथ्स का पेपर हो, मॉक लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। ठीक है, कोचिंग वालों में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा टफ पेपर बनाएगा। ठीक है, बट जो भी
एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है ना, या फिर कोई भी अथॉरिटी कंडक्ट करता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको तभी पता लगेगा जब आप पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही उसी स्टैंडर्ड पे अगले साल भी पेपर आएगा। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड मीडियम है, ठीक है, तो मीडियम ही रहेगा हमेशा। अचानक से भाई उसका लेवल नहीं बढ़ जाएगा, जो लेवल है सो वही लेवल रहता है हमेशा। ठीक है, तो आपको सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो भाई मैंने ऐसे करा था इंग्लिश के लिए, मैंने भाई लास्ट 5 साल के पेपर छोड़ दिया था। मतलब जैसे मैंने एग्जाम दिया 2023 में, तो मैंने क्या किया कि भाई 2022 का पेपर और 2021 का पेपर, ठीक है, तो कितने पेपर हो गए, 4 पेपर हो गए, तो ये 4 पेपर को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अलावा 2020 से पहले के सारे पेपर मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सब कर लिए, ताकि मेरा टॉपिक वाइज भी कवर होता जाए। बट ये 4 पेपर को मैंने हाथ नहीं लगाया। इस 4 पेपर को मैं कब हाथ लगाऊंगा, इस 4 पेपर को मैं हाथ लगाऊंगा एग्जाम से 10 दिन पहले। जब मेरे को मॉक देना है ना, जब मेरे को एग्जाम सिचुएशन को सिमुलेट करना है, तब मैं क्या करूंगा कि भाई मैं फुल फ्लेजेड मॉक लगाने के जगह पे मैंने अपना सुबह 9 बजे में बैठा, और फिर मैं 2 घंटे के लिए रूम लॉक करूंगा, और फिर मैं 2021 का पेपर उठाऊंगा सीडीएस वन का, और फिर इंग्लिश का पेपर खोलूंगा और पूरा सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाद में अपना आंसर की से मैच करूंगा और देखूंगा कि मेरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मॉक की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, मॉक की जगह पे मैं रियल पेपर जो रिसेंटली आए हैं, जिसको मैंने नहीं देखा है पहले कभी, उसको लगाऊंगा। ठीक है, जस्ट टू सिमुलेट द एग्जाम सिनेरियो, मैं रियल पेपर लगाऊंगा, मैं मॉक नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये करता था 2020 तक के, तो मैंने चैप्टर वाइज अपना, जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ द स्पीच सीखा किसी दिन, तो मैं चैप्टर वाइज 2020 में जो भी पार्ट्स ऑफ द स्पीच आए थे 2019 में वो कर लूंगा। बट मैं 2021 और 2022 के पेपर को हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको मैंने एंड के लिए रखा है। जब मेरे को मॉक लगाना होगा तो मैं फुल फ्लेजेड पेपर एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता था। आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मॉक लगाने से आप डिमोरलाइज होगे, आपके कम नंबर आएंगे, आप एग्जाम में जाने से पहले ही मेंटली हार चुके होगे। ठीक है, तो वो करने का कोई लॉजिक कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीएस के ऊपर। अब जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 30 और 35 में बहुत अंतर आ जाता है। 35 में आप सेफ हो जाते हो, 40 में आप सेफ हो जाते हो, बट 30 में आप तब सेफ हो गए अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। 35 में भी अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी कमी हो रहा है, तो आप 35 में आप कर सकते हो क्लियर। ठीक है, तो इंग्लिश में, सॉरी जीएस में अगर आपको 30 आ रहा है तो 35 लाने का क्या स्ट्रैटेजी होगा वो मैं बता रहा हूँ। जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, इस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन में। उसके बाद आ गया पॉलिटी, फिर आ गया ज्योग्राफी, फिर आ गया साइंस। ठीक है, फिर आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आ गया मेडिवल, फिर आ गया इकोनॉमी। अब इसको अगर मेरे को रैंकिंग करना हो कि कैसे पढ़ना है, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप करो साइंस, फिर आप करो पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स आपका साथ में चलते रहना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी फोर्थ में करो, मॉडर्न हिस्ट्री फिफ्थ, मेडिवल सिक्स्थ, और इकोनॉमी सेवेंथ। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इन दोनों को छोड़ भी सकते हो, बट ये नॉन नेगोशिएबल है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं सोर्सेज। तो भाई सोर्सेज क्या है, सिंपल से, पॉलिटी में देखो अभी हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम लोग किताब से पढ़ें और किताब को भी चाट जाए, बट फिर भी अगर मेरी बात मानो तो 2.5 महीने बहुत समय होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, आप या तो किताब से कर सकते हो या यूट्यूब पे किसी चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट किसी भी तरह से आपको सिलेबस निपटाना है पहले। ठीक है, कंसिडरिंग कि आपका सिलेबस निपटा हुआ है, आप रिविजन स्टेज में हो या स्टेज में आने वाले हो, ठीक है, उस बेसिस पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ, और शॉर्ट तरीका है जिससे रिजल्ट आना ही आना है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये चीज़ करो और आपका रिजल्ट ना आए या फिर नेगेटिव आए। ठीक है, एक सेकेंड। एक और चीज़ कि मैंने अभी अपना 70 डेज CDS वन बूट कैंप लॉन्च किया है, जिसमें कि आप 1600 रुपये में मैं ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स कवर कराऊंगा प्लस इंग्लिश। ठीक है, प्लस PYQ एनालिसिस डेली के। ठीक है, ये मैं कराऊंगा फॉर द नेक्स्ट 60 odd days फॉर जस्ट 1600 रुपीज़ इन टोटल, विच कम्स टू ₹25 अ डे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, और नहीं चाहो खुद से करना है तो खुद से भी कर सकते हो, बट मोडस ऑपरेंडी बहुत सेम रहेगा। मोडस ऑपरेंडी सिंपल रहना है कि अगले दिन का टारगेट आपको पिछले दिन पता होना चाहिए कि अगले दिन मेरे को ये चीज़ निपटाना है। ठीक है, जहाँ पे PYQ एनालिसिस मस्ट है, PYQ एनालिसिस करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ PYQs करके भी जाओगे ना तो भी 35 आपके आ जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट, PYQ एनालिसिस कैसे करना है, ये सवाल है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस होंगे, A B C D। ठीक है, तो आपको इसको एनालाइज तो करना ही करना है, आपको ऑप्शन A B C और D को भी एनालाइज करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आप सिमिलरली
10 साल के पेपर का कर लेते हो तो आप इनविंसिबल हो जाओगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एसएसबी की तैयारी करो सीधे, ठीक है? और फिर आपका सीएपीएफ भी क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से। और यूपीएससी का भी सेम फंडा है, अगर आप इतना कर लेते हो आपका यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके लिए भी मैंने यार एक किताब मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस प्लस क्वेश्चन को एनालाइज करके सीएपीएफ का और सीडीएस का और यूपीएससी तीनों का बनाया हुआ है, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल पे उसको देख सकते हो, ठीक है? जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये किताब ले सकते हो, आपको लेना है, अदरवाइज आपको खुद करना है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है? बट ये एक ऐसा इनविंसिबल तरीका है जो कि आपको 100% रिजल्ट दिलाएगा ही दिलाएगा। आपको क्या करना है, पॉलिटी को डिटेल में कवर करना है और सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं, चाहे पीवाईक्यूज सीडीएस के हो, चाहे सीएपीएफ के हो, चाहे आईएएस के हो, तीनों के लगाने हैं भाई, ठीक है? सिर्फ सीडीएस का लगा लोगे, ये दोनों छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि सीडीएस का जो पीवाईक्यू है वो सीएपीएफ में रिपीट होता है और सीएपीएफ का आईएएस में होता है, ठीक है? या फिर आईएएस का सीएपीएफ में, सीएपीएफ का सीडीएस में, तो तीनों के ना आपस में घूम फिर के रिपीट होते रहते हैं, और एनडीए भी इंक्लूड कर लो इसमें, ठीक है? तो पीवाईक्यूज आते हैं बट सिर्फ सीडीएस के नहीं आएंगे, आपको सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस, एनडीए सबका करना पड़ेगा, तभी फायदा है, अदरवाइज उतना फायदा नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मान लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिटीजनशिप चैप्टर का जो भी सीडीएस का पीवाईक्यूज हो उसको कर लो, सीएपीएफ का हो उसको कर लो, आईएएस का हो उसको कर लो, ठीक है? एनडीए का हो उसको कर लो। अब आपका सिटीजनशिप इस तरह से तैयार हो चुका होगा जिससे कि कोई भी सवाल आ जाए आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? नेक्स्ट वैसे ही आप कोई और चैप्टर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लो, तो सारे के पीवाईक्यूज कर लो, आपका प्रेसिडेंट चैप्टर लाइफ टाइम के लिए शॉर्ट हो गया, बहुत सिंपल। अब आपको सेम तरीका अपनाना है ज्योग्राफी में भी, साइंस में भी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी, ठीक है? आप इतना कर लेते हो ना, आप फेल नहीं हो सकते। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन पकड़ लो और उसको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स चार्ट जाओ, जिसमें कि आपका फोकस पीआईबी अपडेट्स पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के फॉर एग्जांपल, तो उसमें 5 से 6 यहाँ से आएंगे पीआईबी अपडेट से, ठीक है? पीआईबी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी अपडेट्स का भी मैगजीन मैंने 1 महीने का डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हो, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स में भाई बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो सिर्फ पीवाईक्यूज लगाओ, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाओ, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप सिर्फ पीवाईक्यूज के बेसिस पे 50 से 60 मार्क्स ले सकते हो आराम से, ठीक है? तो मैंने भाई अपनी तैयारी के लिए इतना ही किया था। इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था, इंग्लिश में मेरे आराम से 70 से 80 मार्क्स हर बार बनते थे, और जीके में मेरे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में बने थे 27, सेकेंड में बने थे 35, थर्ड में 42, फोर्थ में 48, भाई ऐसे करके बढ़ते रहे। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे जैसे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी ये बढ़ता जाएगा। बट इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है जिसको आप फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा कर सकते हो। और यार मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है इंग्लिश तो हम कर लेते हैं इधर उधर से, भाई इधर उधर से वाली मेंटालिटी से क्लियर नहीं होगा। भाई तुम लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंग्लैंड में नहीं रहते हो, तुम लोग रहते हो इंडिया में, यहाँ पे है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है? 150 करोड़ की आबादी है हमारी, ठीक है? हर बंदा खाने का खाना नहीं होगा उसके पास, बट वो एग्जाम फॉर्म जरूर भरेगा, ठीक है? तो तुम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, ठीक है? जो चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज़ें भी बहुत ईजी लगती हैं इंडिया में। जैसे कि मैं देख रहा था कि भाई मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 घंटे का, ठीक है? और एक नॉर्मल इंसान स्पेस पे जो भी पेस है, स्पेस पे 1 मिनट भी नहीं भाग सकता। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल मतलब जो ठीक ठाक फिटनेस वाले लोग हैं वो भी नहीं भाग सकते। तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आप किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ को, ठीक है? कि ये मैं इधर उधर से कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, नहीं भाई। एक स्ट्रक्चर बना के नहीं करोगे, नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा मैंने देखा भाई कि भाई जब मैंने तैयारी की थी, आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, ठीक है? आई आई टुक अ गुड कोचिंग, आई परचेज्ड अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है? मतलब भाई अब चूंकि फ्यूचर की बात है, तो मतलब मैंने इस पे खर्चा करने से पहले नहीं सोचा, क्योंकि आदमी पैसा कमाता है इसीलिए, खाने के लिए और घूमने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से भाई सेल्फ प्रिपरेशन इज गुड, इट इज ओके, बट यू माइट एंड अप टेकिंग 2 years और समथिंग विच यू कैन डू इन जस्ट 1 year, ठीक है? अंडर अ गुड गाइडेंस। तो अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिलता है, अच्छा कोच मिलता है, उसको पकड़ लो, ठीक है? उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग भी साथ में लगाते रहो। बट जो चीज़ आपको 2 ढाई साल 3 साल लग सकता है, वो कोई ना कोई आपको जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल में भी करा सकता है, ठीक है? तो डोंट थिंक अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग्स, इन चीज़ों पे स्पेंड करना बनता है, ठीक है? तो आपको एक मतलब देखो, एंड बात यह है कि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मटेरियल कंसाइज होने चाहिए, हर जगह से मटेरियल जमा कर लिया वो भी गलत है। कंसाइज मटेरियल होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड तैयारी होना चाहिए कि भाई ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है? उस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है तैयारी,
ठीक है, रिसोर्स कहाँ से लेना है, ट्रस्टेड सोर्स उठाना है, उससे ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी कुछ उठा लिया, आज इस चैनल से कुछ मिल गया, कल उधर से कुछ मिल गया, परसों उधर से कुछ मिल गया और सब खिचड़ी बन गया एंड में। नहीं, एक सोर्स को ट्रस्ट करो और उसको अंजाम तक ले जाओ। ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली बार चेंज कर लेना सोर्स, बट एक सोर्स स्ट्रक्चर्ड तैयारी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश को इग्नोर मत करना, जीके को भी इग्नोर तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो, हर चीज़ का डिटेल में तैयारी होना चाहिए। ठीक है, इधर से उधर से नहीं होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।